मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 3 पुरुष और 1 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना सिविल लाइन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बामनहेड़ी रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान दिल्ली नंबर की एक I-10 कार से करीब 10 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मिथिलेश, रोहित उर्फ मुन्ना, संदीप और ममता यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा गाजियाबाद के वीरेश कुमार महतो उर्फ राजा और महेश यादव उर्फ डीपी यादव का था। वे इसे छत्तीसगढ़ से मंगवाकर सप्लाई कराते थे। पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। साथ ही पूरे तस्करी नेटवर्क और इसके फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंक की भी जांच की जा रही है। देखिए, एक टिप ऑफ के आधार पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक टिप ऑफ मिलता है कि कुछ लोग I-10 गाड़ी से गांजा लेकर के जा रहे हैं, जो कि हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली राज्य में इसको बेचते हैं विभिन्न स्थानों पर। इस टिप ऑफ के आधार पर एसओजी सर्विलांस तथा इंस्पेक्टर सिविल लाइन की टीम इनको जो है ट्रेस करके ट्रैक करके पकड़ती है। इसमें 4 लोग पकड़े जाते हैं। इसमें चारों का नाम मिथिलेश, रोहित, संदीप और एक ममता यादव नाम की, जो कि छद्म नाम है, बदला हुआ नाम है, को गिरफ्तार किया जाता है। तथा इसमें एएसपी हमारे सिद्धार्थ मौके पर जाकर जो 50 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई होती है उनके सामने पूरा निरीक्षण परीक्षण होता है। और इस प्रकार से ये 4 लोग जब पूछताछ की जाती है उन्होंने स्वीकार किया कि ये लोग शहडोल मध्य प्रदेश से गांजा को ले करके चलते हैं तथा वहाँ अगर 1 किलो का दाम 6,000 रुपये होता है तो विभिन्न प्रांतों में इसका 3 गुना दाम 12 से 18,000 रुपये में ये बेचते हैं। इस प्रकार से I-10 गाड़ी को लेकर के लगभग 10 लाख की रिकवरी जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस थाना सिविल लाइन द्वारा की गई है। तथा इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक महिला भी है, जो कि मूलतः सभी इसमें जो है बिहार के रहने वाले हैं। और ये रायगढ़ महिला जो है रायगढ़ छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। बाकी सभी मूलतः इसमें क्या कहते हैं बिहार राज्य के रहने वाले हैं। तथा इसमें 2 मुलजिम अभी फरार चल रहे हैं, जिनके लिए काम करते थे। तथा ये जो मेन इनके सूत्रधार है इस पूरे प्रकरण के, इसमें राजा नाम का व्यक्ति है जो उसको गिरफ्तार किया जाना है पूरी पूछताछ के आधार पर। तथा इसमें यह भी संज्ञान में आया है कि ये लोगों का एक पूरा सिंडिकेट है। ये हर चक्कर में जब आते हैं गाड़ी से या किसी विभिन्न प्रकार की प्राइवेट गाड़ियों से, ये जो कुछ गाड़ियों के नीचे एक अपना सिस्टम बना लेते हैं जिसके अंदर वो छुपा के उसको रखते हैं। और कुछ उसमें उस जगह पे छुपा के रखने के बाद उनको पुलिस भी चेक नहीं कर पाती है। तथा महिला होने के नाते इसमें जनरली जो है पुलिस वाले भी इन गाड़ियों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये हर चक्कर पे 10 से 12,000 रुपये, 6,000 रुपये हर व्यक्ति को मिलता है, जिनके लिए काम करते हैं। और एक सिंडिकेट के तहत पकड़ते हुए इसमें जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस की सिविल लाइन द्वारा ये आज एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्रवाई इन 4 मुलजिमों को की जा रही है। महिला का रोल इसमें यह है कि महिला को एक तो उसका धन मिलता है, और महिला जब बेचती है तो उसमें पुलिस को शक नहीं करता है कोई। और महिला जब गाड़ी में बैठी रहती है तो गाड़ी की कोई चेकिंग नहीं होती है। मुजफ्फरनगर के जिला परिषद मार्केट में युवक और युवती के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ा अपडेट जारी किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस के मुताबिक 12 जुलाई की शाम घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों को अपनी अभिरक्षा में लेकर चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि युवक और युवती की तहरीर, मेडिकल रिपोर्ट तथा दोनों के बयानों के आधार पर थाना सिविल लाइन में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल के वीडियो फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की। जांच के दौरान अब तक 5 आरोपियों की पहचान कर उन्हें नामजद किया गया है, जबकि घटना में शामिल अन्य अज्ञात लोगों की पहचान के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। साथ ही नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसने बताया कुछ असु शर्मा नाम बताया, तो हमारे कार्यकर्ताओं को उस लड़के पर शक हुआ। तो उसने देखा क्या उसकी आईडी मांगी, तो आईडी नहीं थी। फिर उन्होंने पूछा नाम क्या है, सही से बताओ। कहना अपने घर को बात करवा।
तो उसका जो नाम बाद में पाया गया, क्या नाम था, अफजल नाम था, और वो थाना भवन का था, और लड़की भी थाना भवन की थी, जो हिंदू समाज की थी, बनेड़ा गाँव की। अब ये प्रकरण लगातार होते जा रहे हैं, लड़की के नाम पे प्रकरण बार बार होते जा रहे हैं। शामली में से पहले 2 बार हो चुका है, 2-3 हो चुके हैं, तीसरा प्रकरण था। जो ये प्रशांत शर्मा है जिस लड़के ने पकड़ाई है, आपके संगठन में है? ये हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता है। क्या नाम है इनका पूरा? प्रशांत शर्मा। घटनाक्रम ऐसे हुई कि इन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कि शर्मा बताया, कुछ कर्मा नाम बताया। इन्होंने फिर पूछा, इन्हें शक हुआ उस लड़के के पे, वो नहीं है, तो उन्होंने आईडी वाईडी मांगी, तो उन्होंने दी नहीं आईडी। तो फिर जब इन्होंने पकड़ा तो सही से पूछताछ करी, तो बाद में पता फरजान क्या नाम था उसका, हाँ, ये लव जिहाद का कार्य कर रहे थे। आप लोगों के द्वारा नहीं, मारपीट नहीं कर गई, पुलिस प्रशासन को बुलाया गया और पुलिस प्रशासन को दिया। थोड़ा उसने लड़के ने बदतमीजी करी, तो उसके लिए कार्यकर्ता ने रोकने के लिए करा हुआ। भैया बोल रहे हैं झगड़ा काम हुआ जो आपके यहाँ पे है मेडिकल मार्केट है, जिला परिषद के बराबर में छोले भटूरे वाले हैं, सरदार के वाले, उनके वहाँ साइड में बैठे थे। तो ये लड़का था, ये लड़की के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, बात फेरना, सब चीज़ें करना, मैं बता नहीं सकता अभी आपको, मैम को बताना ठीक नहीं। तो मैंने जब लड़की को देखा, लड़की बोली उठी, मैंने सोचा भाई से कैसे बात कर लिया। मैंने बोला, मैं भैया आपको बोली बच्चे क्या नाम है आपका? इन्हें बताया सचिन आशु शर्मा, इतनी बात से मैं भी शर्मा जी हूँ। मैंने बोला भाई शर्मा जी कौन से गोत्र है आपका? लड़का वहाँ फंस गई, लड़के ने कुछ नहीं बताया। फिर लड़का बोला भैया मतलब मुसलमान हूँ, खाने बोलता। मैं क्या फिर आपने झूठ क्यों बोलना भाई, और आपसे लड़के पत्ते नहीं क्यों बोला, आप साथ बैठी है। फिर लड़की बोली कि कोई बात नहीं, आपको क्या दिक्कत? मैं बोला बहन मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके घर को तो पता ही होगा, यहाँ भाई हो भाई, आप खुले माहौल में कुछ भी चीज़ कर रहे हो, आप बंद के मन में सोच लीजिए करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खुले माहौल में कुछ कर रहे हो तो आप जाओगे ना, आपको तो पूछोगे किसने, लड़की से भैया क्या कांड हो रहा, क्या नहीं हो रहा। हमने पूछा तो लड़के ने लड़की को उठाया, लड़का बाहर निकल के लेकर चला गया जी जिला परिषद में अंदर मार्ग में छुपा दिया। फिर हमने वहाँ पता कर लड़की ने मिलाया, फोन पता नहीं कहाँ मिलाया, कहाँ नहीं, लड़के का झूठ था जी, लड़का क्यों था, लड़का में झूठ बोलना, अब लड़का सही था, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का सही सच बोलता ना, क्या हिंदू दोस्त हो सके, उनसे हो सके, पर क्या झूठ बोल लो क्या आप? शर्मा बता दिया आपने, शर्मा तुम्हें फंस गया, आपको आप बोल नहीं बताएगा, आप वहाँ से निकलिए। फिर क्या कुछ हुआ? आप लोगों ने मारपीट की? हमने कोई मारपीट नहीं की साहब, पूरी वीडियो है जिसमें मारपीट हो रही है। मार्केट इतनी देखो, सुना आपको पता है परिषद में कितनी बड़ी मार्केट है, हाँ। वहाँ कितने लोग आओगे, मैंने सबको पता है, और मारपीट इतनी हमें नहीं पता, हम किसे बचाओगे, वहाँ हजारों की भीड़ थी, भीड़ का कोई चारा नहीं होता, कितने को रोके, सबके घर में वहाँ बहन बैठती है, कल को सबकी दिक्कत हो सकती है साहब, हो सकती है आपकी भी हो सकती है, तो वो है बस, हमको कुछ मारपीट नहीं हमारा मारपीट करनी होती है। मैंने क्यों बुलाते जो हेड बैठते हमारे, पुलिस को क्यों फ़ोन करते हो, हमें पुलिस को फ़ोन तो ना करते, हम तो फिर खुद अपने आप एंटर कर लेते हैं, और कितने बड़े ऐड होते हैं अपने आप एंटर कर लेते। तो अब इसमें आप इसे सिविल लाइन थाना आइए या लड़का, तो जो लड़का है कुछ पता लग पाया कहाँ का लड़की कहाँ की रहने वाली है? साथ लड़की ने अभी तो मैं थाना बोल के बताया, अभी हमें कुछ पता नहीं चला। जो सिविल थाने के हेड है उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपने हिसाब से पूरी कार्रवाई करेंगे, लड़की के माँ बाप को बुला रहे हैं, लड़के के माँ बाप को बुला रहे हैं, सामने बैठ के बात। देखिए, कल शाम को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जिला परिषद मार्केट से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक और युवती के साथ मारपीट और अभद्रता की जा रही है। इस मामले पे तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया, मौके का मुआयना किया गया, दोनों को वहां से रेस्क्यू किया गया, दोनों का मेडिकल करवाया गया और प्राप्त तहरीर के अनुसार मेडिकल के आधार पर और युवक युवती के बयानों के आधार पर एक मुकदमा 171/26 थाना सिविल लाइंस पर पंजीकृत किया गया। इसमें जितने भी हमें वीडियोस मिले उसमें जो भी जिनका सक्सेसफुल आइडेंटिफिकेशन हो गया है उनमें से 5 लोगों को नामजद किया गया और बाकी लोगों को अज्ञात रखा गया और लगातार उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। और इसमें आगे जो भी बयानों के और साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है और इसमें जो भी आगे कार्रवाई होगी उससे आपको कोई गिरफ्तारी हुई सर इसमें? इसमें अभी लगातार मैं आपको बता दूं दबिश चल रही है और जल्दी इसमें जो संबंधित है उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। मुजफ्फरनगर से एक चर्चित मामले में पीड़िता ने सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई है। महिला ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2012 में पहचान छिपाकर उसके साथ संबंध बनाए गए और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पीड़िता के अनुसार एक युवक ने खुद को हिंदू नाम नवीन राणा बताकर उससे संपर्क किया, लेकिन बाद में उसकी पहचान नावेद राणा के रूप में सामने आई। महिला का आरोप है कि इसके बाद उसे फुलत स्थित मदरसे में लाया गया, जहां उसका कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद वह तलाक, हलाला और दोबारा निकाह जैसी परिस्थितियों से गुजरी।
महिला का कहना है कि कई बार उसे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। महिला ने बताया कि इस मामले को लेकर गाजियाबाद के एक थाने में मुकदमा दर्ज है और उसी मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ उसने अपनी शिकायत और बयान दर्ज कराए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मामला ये है कि अभी कुछ दिनों से अभी मैं टीवी में कुछ दिनों से देख रही हूँ कि एक हिफ्जुर रहमान करके जो मदरसा है उनका उन्हें देखा जब मैंने, तब मुझे याद आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के जब मुझे लेकर आया गया था 2012 में, नवीन राणा उर्फ नावेद करके था वो मुझे लेकर आया था। तो जब मौलाना कलीम सिद्दीकी में मदरसे में थी तो उसी वहीं से वो मुझे है ना हिफ्जुर रहमान का जो मदरसा है वहाँ पर भी मैं जाया करती थी, मतलब मुझे भेजा जाता था वहाँ पर। तब मैंने उनको देखा, तब मैं यहाँ पर आई हूँ सर के पास में और इस चीज़ के बारे में बताने के लिए कि ये वही इंसान है कि जहाँ पर मुझे मौलाना कलीम सिद्दीकी ने रखा। और मुझे 2012 में नवीन राणा उर्फ नावेद बन के मुझे वो यहाँ लेकर आया था, मुझे यहाँ छोड़ गया था। उसके बाद में अब तक मैं इस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हूँ। 2024 में मैं इन लोगों के चुंगल से बाहर निकली और मेरा मुकदमा भी चल रहा है गाज़ियाबाद में, लोनी बिहार थाने में। 2 महीने हो गए हैं, वारंट भी हो गए हैं, पर उन लोगों को ना अरेस्ट करा जा रहा है क्योंकि वो इतनी ताकतवर ताकतें हैं कि शायद तक पुलिस भी उनके सामने एकदम घुटने टेक चुकी है। अभी तक उन लोगों को ना अरेस्ट करा गया है और ना ही वो लोग अभी तक पकड़ाए गए हैं और आज़ादी से सारे लोग घूम रहे हैं। 16 लोगों पे FIR हुई है। इस विषय में मैं कमिश्नर साहब के पास भी गई हूँ, पर ये लोग कोई भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से ये हिफ्जुर रहमान भी है, ये भी पकड़ में नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत ताकतवर मतलब चीज़ें लोग हैं। ये इस तरह से पता नहीं है, प्रशासन इनका साथ देती है और मुजरिमों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ देती है, ना इनकी गिरफ्तारी हो रही है। वो हुआ ऐसा था क्योंकि जो इंसान मुझे प्यार के वादे कस्में करके लेकर आया था वो नवीन राणा था, वो एक हिंदू था। जब मुझे वो यहाँ पर लेकर आए तब मुझे पता पड़ा कि जब मुझे फुलत के मदरसे में वो छोड़ के गया तब वो मैं वहाँ जिद करने लगे कि नवीन को बुलाइए, आप मुझे ये कहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो नवीन वहाँ पर छोड़कर चला गया। वो लोग वो सब उसको नावेद बोल रहे थे, तो मैंने बोला मेरे को नावेद को नहीं बुलाइए, आप नवीन को बुलाइए। तो वहाँ से नवीन जो गायब हुआ उसके बाद वो नहीं आया। फिर मुझे मेरठ के मदरसे ले जाया गया, बहुत टॉर्चर हुए। वहाँ पर नवीन आया और उसने कहा कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, मेरे घर वाले तब तुम्हें कबूल करेंगे जब तुम नमाज़ पढ़ना सीख जाओगी, इस्लाम को पढ़ना सीख जाओगी, कुरान सीख जाओगी। और फिर वहाँ से वो छोड़ के चला गया। मैं जाती तो जाती कहाँ, इंदौर इतनी दूर, और कहाँ ये मेरे लिए एक नई जगह, और मैं वहाँ से ना भाग पाई क्योंकि वो इतना पूरा पैक रहता था मदरसा। मेरठ में वो मदरसा था, तो ये इस तरह से मेरे को वहाँ से लाना, फिर मेरे को तलाक देना, फिर मेरे हलाले करवाना, और इस तरह से करते करते मुझे यहाँ पर लाया गया। मदरसे में तो मैं 5-6 महीने रही हूँ और फिर वहाँ पर इस्लाम की पढ़ाई सिखाना, दीन की दाई की काम सिखा रहे थे। और जैसे दावत का काम होता है इस्लाम में, वो दावत का काम करना सिखा रहे थे। और इसी तरीके से फिर अब्दुल रहमान ने तलाक दिया, फिर वहाँ पर हलाला हुआ। हलाले के बाद में फिर मुझे वापस लाया गया, फिर मेरा निकाह किसी और से करवाया गया, फिर उसकी मौत हो गई। फिर अभी जो वर्तमान में जो है वो है खालिद हुसैन। अभी जो वर्तमान में है वो खालिद हुसैन है। खालिद हुसैन मेरे को यहाँ पर लाया और उसने मुझे तलाक दिया। वो मदरसा चलाता है, उसके और भी दोस्त हैं वो भी मदरसा चलाते हैं, और यही काम होता है मदरसे में। बुरखे की आड़ में लड़कियाँ पढ़ने आती हैं और लड़कियों को लाया जाता है, फिर वहाँ से जब छुट्टी होती है तब लड़कियों को दूसरे मदरसे में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह से कार में लड़कियाँ आती जाती हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं लोनी गाज़ियाबाद में। इस मामले में नंद किशोर गुर्जर जी ने भी कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर अभी भी 2 महीने से मैं ही थाने में जाके भटक रही हूँ, थाने में जाके कह रही हूँ कि आप उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं, आपके पास वारंट भी आ गए फिर भी आप उन लोगों को, और वो सब एंटी सेपरेटी बेल ले रहे हैं। उसमें उसका जीजा भी था जिसने हलाला करा लास्ट टाइम पे, उन्होंने भी एंटी सेपरेटी बेल डाल दी है। तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि पूरा साथ कानून ही दे रहा है इन लोगों को पनपने के लिए। बस यही कहना चाहूँगी मैं। दिल्ली के पूर्वी जिले के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि महिला के पति, जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, ने सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे LBS अस्पताल के पास उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद खून से लथपथ महिला को एक डिलीवरी बॉय की मदद से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान मनीष भाटी के रूप में हुई है, जो दिल्ली पुलिस में तैनात बताया जा रहा है। घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे की वजह क्या थी और वारदात किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। सर मामला तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, पुलिस भी खड़ी है, बट पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मनीष करके यहाँ पे पुलिस में है एक व्यक्ति, उन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया है, गोली मारी है। तो 3 बजे की करीब की रात बताई जा रही है। किसी जो मेट्रो वालों ने देखा था 3-3:30 बजे के करीब, तो उसी टाइम का था। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP को कथित तौर पर हैक कर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति की ठगी करने वाले मुख्य सरगना इमरान अली उर्फ सरजू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 21,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जाँच में सामने आया है कि गिरोह ने छात्रवृत्ति योजना का गलत फायदा उठाते हुए फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए हड़प लिए। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों, तकनीकी नेटवर्क और इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस ठगी से कितने राज्यों और कितने लोगों को नुकसान पहुँचा। यहाँ पर जो NSP पोर्टल है भारत सरकार का, जिसके माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उसमें फर्जीवाड़ा करके, फ्रॉड करके, हैक करके और करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति गिरोह के द्वारा उठाई गई, जिसके ऊपर 3 मुकदमे डीडवाना, नावा और मकराना में दर्ज हुए। प्रकरण दर्ज होने के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 जनों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जुबेर आलम, मंसूर आलम और मुन्ना मुश्ताक को। उनसे जब डिटेल इंट्रोगेशन हुआ तब उसमें गिरोह के जो मुख्य सरगना और किंग पिन के बारे में जानकारी हुई। इमरान उर्फ सारजू अली, जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले का है, चोपड़ा थाना उसका लगता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार देर रात एक भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शहर के एक पब में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक आग लगने की वजह बिजली के सिस्टम में खराबी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलने के बाद अचानक तेज धमाका हुआ और कुछ ही पलों में पूरा पब आग और घने काले धुएं की चपेट में आ गया। अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन दर्जनों लोग अंदर ही फंस गए। दमकल विभाग और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर घंटों तक राहत एवं बचाव अभियान चलाया। रेस्क्यू के दौरान कई शव पब के रेस्टरूम से बरामद किए गए, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग जान बचाने के लिए वहां छिप गए थे, लेकिन धुएं और आग के कारण बाहर नहीं निकल सके। घटना की गंभीरता को देखते हुए बैंकॉक के गवर्नर चाचार्ट सित्तिपुंत स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए। फोरेंसिक और तकनीकी विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि आग आखिर किस कारण इतनी तेजी से फैली और क्या सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही हुई थी। यह हादसा हाल के वर्षों में थाईलैंड के सबसे बड़े पब अग्निकांडों में से एक माना जा रहा है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूरे इलाके को सील कर जांच जारी है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर तड़के सुबह बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती संपन्न हुई। सुबह 4 बजे बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार कर उन्हें भस्म अर्पित की गई। भस्म आरती के दर्शन के लिए देर रात से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में कतारबद्ध रहे। जैसे ही दर्शन शुरू हुए, पूरा परिसर जय श्री महाकाल और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन कर सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। जिस तरीके से बाबा रामदेव बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस तरीके की बात बाबा रामदेव को सोच समझ के करना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, जोड़ने की बात करना चाहिए। हम सब आदमी हैं, हजरत आदम की औलाद हैं। आदम अबुल बशर हैं, हम बशर हैं।
लिहाजा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये बात सब सही है कि एक ही जगह से निकले हैं, हमारा रूट कास्ट एक है। मगर आप ये बताइए कि ये करो, वो ना करो, वो करो, ये ना करो, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि इस तरीके के विचारों से, जिससे मुल्क के अंदर नफरतें फैले, मोहब्बतें ख़त्म हो, ऐसे माहौल से दूर रहें तो बेहतर हो।